सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लैंडमाइन गोज क्लिक के बारे में। ये कहानी है एक कपल की जो जंगल में घूमने जाते हैं, मगर वहाँ पर इनके सामने आती है एक मुसीबत। एक आदमी आकर के लड़के के सामने उसकी गर्लफ्रेंड का बलात्कार करने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जॉर्जिया के जंगलों का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर 3 लोग बैठे हैं, जिनका नाम है अलिशिया, क्रिस और डैनियल। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकती है। तब डैनियल बाहर चला जाता है यहाँ के कैंप साइट को देखने के लिए। उसके जाने के बाद क्रिस आता है अलिशिया के पास और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। अलिशिया कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मैं और डैनियल रिलेशन में हैं और थोड़े वक्त के बाद हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर के हमें पता लगता है कि अलिशिया और क्रिस ये दोनों एक साथ सोते रहते हैं, यानी कि अलिशिया डैनियल पर चीट कर रही है। उसका नाजायज संबंध है क्रिस के साथ, मगर क्रिस को प्यार हो गया अलिशिया से। पर अलिशिया इस रिश्ते को छुपा करके रखना चाहती है। उसे शादी डैनियल के साथ ही करनी है। जैसे ही डैनियल वापस आता है, ये लोग जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ों के पास। तब डैनियल सबको कहता है कि यहाँ पर संभल करके चलना। कुछ समय पहले ये जगह एक वॉर जोन हुआ करता था। सिपाहियों ने यहाँ पर हर जगह लैंडमाइंस बिछा करके रखा है। अगर लैंडमाइन पर तुम्हारा पैर पड़ा तब तुम्हारी मौत भी हो सकती है। बहुत सारे लैंडमाइंस अभी भी इधर ही हैं। चलते चलते ये लोग पहुंच जाते हैं पर्वत के शिखर पे। तब यहाँ पर डैनियल अलिशिया को शादी के लिए पूछता है और अलिशिया भी हाँ कह देती है। डैनियल क्रिस को कहता है कि मैं चाहता था कि तुम इस मोमेंट को देखो। ये मोमेंट हमारे लिए बहुत खास है। वो अलिशिया के लिए बहुत सारी चीजें कहना चाहता है। जब वो उन सारी चीजों को बोलता है तब क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी प्यार करता है अलिशिया से। थोड़ी देर के बाद वो डैनियल को कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। डैनियल को ये बात समझ में नहीं आती। क्रिस चला आता है नीचे। उसे पता नहीं है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। रात में ये लोग बोनफायर जला करके बैठे होते हैं। तब एक बार फिर से डैनियल पूछना शुरू कर देता है क्रिस से कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। क्रिस कहता है कि कुछ भी नहीं। उल जुलूल बातें करना शुरू कर देता है, जिसे डैनियल को गुस्सा आता है। ये बातें ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों आर्गुमेंट कर रहे हैं, मगर इनके बीच लड़ाई होती उससे पहले अलिशिया बीच में आ जाती है और चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है। बहुत देर तक ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। तब डैनियल अलिशिया को कहता है कि हमें कैंप में जाना चाहिए। उनके जाते समय क्रिस शांत होता है और कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, एक साथ तुम दोनों अच्छे लगते हो, तुम दोनों को शादी जरूर करनी चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद डैनियल का गुस्सा कम हो जाता है। तब वो क्रिस की तरफ मुस्कुरा करके देखता है। इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है। वो अलिशिया को किस करना शुरू कर देता है और चला जाता है बगल वाले टेंट में। ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, मगर अभी भी इन लोगों ने टेंट का गेट खुला छोड़ा है। अलिशिया इन सारी चीजों को देख रही है कि बाहर से क्रिस देख रहा है। वो बार बार डैनियल को कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, मगर डैनियल उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ क्रिस को गुस्सा आ रहा है इन्हें ऐसे देख करके। थोड़ी देर के बाद अलिशिया खुद गेट को बंद करने लगती है और क्रिस उठ करके जाने लगता है यहाँ से। धीरे धीरे आग बुझ जाती है और रात हो जाती है। सुबह सुबह जैसे ही क्रिस अपनी नींद से उठता है, वो बाहर देखता है एक आदमी को जो डैनियल के बैग को छू रहा है और देख रहा है कि अंदर क्या है। क्रिस समझ जाता है कि ये आदमी चोर है। धीरे धीरे वो उसके पास आता है और पीटना शुरू कर देता है कि आखिर वो उनकी चीजें क्यों चुरा रहा है। इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी डैनियल आता है अलिशिया के साथ और क्रिस को रोक करके कहता है कि ये हमारा दोस्त है, मैंने इसे हाइकिंग के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया था, इसका नाम है देवी। मगर अब देवी का झगड़ा हो चुका है क्रिस से। चाहे वो लाख सुलह कराने की कोशिश करे, मगर ये दोनों अभी भी एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। क्रिस भी इस चीज को नोटिस करता है और पहले सॉरी बोलता है देवी से। तब देवी भी शांत हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तब मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। इनके बीच सुलह हो जाती है। तब देवी जाता है अलिशिया के पास, उससे उसका कैमरा लेता है और कहता है कि मैं तुम तीनों की तस्वीर खींचता हूँ, जा करके खड़े हो जाओ। ये तीनों खड़े हो जाते हैं और देवी फोटो लेने लगता है। वो इन्हें कहता है कि पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सरकना शुरू करो। धीरे धीरे ये लोग सरकने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद क्रिस का पैर पड़ जाता है एक लैंडमाइन पे। देवी इस चीज को दूर से देख लेता है और क्रिस को कहता है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना, जरा सा भी अपने पैर को मत हटाना। अब डैनियल और अलिशिया भी पैनिक करने लगते हैं। देवी कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस लैंडमाइन से नहीं निपट सकते, मैं नीचे जाता हूँ और मदद लेकर के आता हूँ। क्रिस कहता है कि कितना वक्त लगेगा? वो कहता है कि लगभग 4 घंटा लग सकता है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और चले आते हैं एक पत्थर के पीछे और निश्चय करने लगते हैं कि इन्हें क्या करना है। डैनियल कहता है कि क्रिस हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना पड़ेगा। वो अपना फोन निकालता है तो देखता है कि फोन में सिग्नल नहीं है। तब ये लोग और थोड़ी दूरी पे आते हैं जहाँ पर उसके फोन में सिग्नल आ जाता है। तब डैनियल कॉल करता है मदद के लिए और बताता है कि यहाँ पर लैंडमाइन पे पैर पड़ा हुआ है मेरे दोस्त का, वो हिलडुल भी नहीं सकता, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर चॉपर को भेजा जाए और मदद के लिए भी। इतना कहते ही वो अलिशिया को कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होगा। अलिशिया कहती है कि क्यों? तब वो कहता है क्योंकि तुम्हारे यार का पैर पड़ गया उस लैंडमाइन पे, उस पे तुम्हारा भी पैर पड़ना चाहिए था, तब उसकी और तुम्हारे जैसे वैश्या की एक बार में मौत हो जाती। अब अलिशिया को समझ में नहीं आता कि क्या
क्या हो रहा है। तब डैनियल आता है यहाँ पर क्रिस के पास और अलिशिया भी आती है। तब वो सारी चीजें बोलना शुरू करता है कि उसे पहले से पता था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और बहुत समय से वो प्लानिंग कर रहा था कि उन्हें यहाँ पर लेकर के आए। ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी इन दोनों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसके पीठ के पीछे ये दोनों चीट कर रहे थे। अब अलिशिया बहुत ही ज्यादा शौक है। डैनियल उसे कहता है कि मेरे फोन में कभी नेटवर्क था ही नहीं, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था, अब तुम दोनों के दोनों यहीं पर मरोगे। वो अलिशिया को छोड़ने के बाद अपनी चीजों को पैक करता है और यहाँ से जाने लगता है। अलिशिया उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता, बची हुई चीजों को भी इधर उधर फेंक देता है। नीचे जाने के बाद वो देखता है कि देवी उसका इंतजार कर रहा है। देवी कहता है कि जल्दी चलो, ठंडी बियर हमारा इंतजार कर रही है और लड़कियां भी। चल के सबके मजे लेते हैं। वो दोनों निकल जाते हैं मगर अलिशिया अभी भी यहीं पर है। जिस जंजीर को डैनियल ने दूर फेंका था वो उसे लेकर के आती है। फिर वो क्रिस को कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। वो लैंडमाइन के बगल में खुदाई शुरू कर देती है और ये लोग और भी प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं। अलिशिया कहती है कि तुम इस बारे में भी सोच सकते हो कि जल्दी से तुम दूसरी तरफ कूद जाओ लैंडमाइन फटने से पहले। अब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो यहाँ का लोकल है। उसका नाम है इलिया। वो इन्हें छुप करके देख रहा है। जैसे ही अलिशिया उसे देखती है वो पैनिक करना शुरू कर देती है। तब इलिया आता है इनके सामने और अपनी बंदूक इन पर तान करके कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, शायद तुम लोग कोई क्राइम कर रहे हो। अलिशिया कहती है कि हम लोग क्रिमिनल नहीं है। वो सारी बातें बताती है कि हम लोग टूरिस्ट हैं, यहाँ पर घूमने आए थे और गलती से उसका पैर पड़ गया यहाँ के लैंडमाइन पे, तब से हम यहाँ पर अटके हुए हैं। इलिया इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि क्या तुम दोनों शादीशुदा हो। अलिशिया कहती है कि नहीं। तब वो कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। अलिशिया अब शक बकाने लगती है। वो इस आदमी को पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहती कि यहाँ पर कुल 3 लोग थे, मगर इलिया कहता है कि जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताती मैं तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो बार बार अपने कुत्ते की तरफ देखता है और बंदूक को निकाल करके रखता है सामने ही कि अगर ये लोग कुछ भी ऊपर नीचे करें तो वो इन्हें शूट कर दे। क्रिस अलिशिया को कहता है कि इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस शांत रहो। मगर अलिशिया कैसे भी जान बचाना चाहती है क्रिस की। तब वो पूरी कहानी सुनाना शुरू करती है कि वो यहाँ पर एक और लड़के के साथ आई थी जो उसे शादी करना चाहता था, मगर उसे पता लग गया कि इन दोनों का चक्कर है, इसलिए वो गुस्सा होकर के हमें यहाँ पर छोड़ करके चला गया। उसी ने ये सारी प्लानिंग की थी और जानबूझ के क्रिस का पैर रखवा दिया इस लैंडमाइन पे। इन बातों को सुनने के बाद अब इलिया भी भड़का हुआ है। वो अलिशिया को कहता है कि तुम सच में एक वैश्या हो, तुम जिस लड़के के साथ थी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही तुमने उसे चीट किया। मैं ऐसी लड़की की मदद नहीं करना चाहता, अगर मैं मदद करूंगा तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्रिस कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हमारी चीजों को तुम देख सकते हो। इलिया इनकी सारी चीजों की तलाशी लेना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे चीजें नहीं चाहिए, मुझे अलिशिया चाहिए, एक बार मुझे उसके साथ इंटीमेट होना है। क्रिस कहता है कि ये नहीं हो सकता। वो अपने जेब से $300 उसे निकाल करके देता है और अपना क्रेडिट कार्ड भी। इलिया कहता है कि ये काफी नहीं है। वो दोबारा जब इनकी चीजों में देखता है तब उसे अलिशिया की पेंटी मिलती है। वो पैंटी को पहले खुद सूंघता है, उसके बाद अपने कुत्ते को भी सूंघाता है। फिर अलिशिया को कहता है कि अभी तुमने जो पैंटी पहन रखी है मुझे वो वाली पैंटी चाहिए। क्रिस चिल्ला करके कहता है कि ऐसा मत करो और वो अलिशिया को भी कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मगर अब अलिशिया के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो मान जाती है अपनी पैंटी देने के लिए और जाने लगती है नीचे कैंप की तरफ। तब उसे इलिया रोकता है और कहता है कि नहीं, कैंप पे नहीं, तुम मेरे सामने ही अपनी पैंटी उतारोगी। अलिशिया एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाती है, मगर उसे पता है कि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तब वो उसके सामने ही अपने कपड़े उतारती है और पैंटी दे देती है इलिया को। वो उसे सूंघता है और खुश हो जाता है, कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। वो तुरंत जाकर के बगल में खुदाई करने लगता है और कहता है कि हमें कम से कम 10 फीट दूर तक खुदाई करनी पड़ेगी और एक गड्ढा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो कूद सके। इसमें बहुत टाइम जाएगा। वो थोड़ी देर तक खोदते रहता है। तभी उसके बैग से अंदर से उसके फोन की आवाज आती है। इलिया चला आता है फोन के पास। उसके दोस्त ने कॉल किया है। अलिशिया को लग रहा था कि वो मदद बुलाएगा, मगर इलिया ऐसे नहीं करता। वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम सूप बना करके रेडी रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं 2 अमेरिकन की मदद कर रहा था। अलिशिया बार बार कहती है कि मदद बुलाओ, मगर इलिया ना कर देता है। तब इस चीज को देखने के बाद क्रिस गालियां देने लगता है इलिया को। इलिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उल्टा तुम मुझे गालियां बक रहे हो। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। तब अलिशिया दोबारा उसके पास जाती है और कहती है कि अपना फोन मुझे दे दो, मुझे बस एक कॉल करना है यहाँ पर मदद बुलाने के लिए, हमें ऐसे छोड़ करके मत जाओ। इलिया कहता है कि तुम्हें अब तक शायद ये बात समझ में नहीं आई कि मैं फ्री में किसी की भी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वाकई में मेरा फोन चाहिए तो उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। अलिशिया समझ नहीं पाती कि अब इस आदमी को क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, अब मैं तुम्हारी पेंटी को फेंकूंगा दूर, तुम रेंगती हुई जाओगी और पेंटी को उठा करके लाओगी मेरे कुत्ते की तरह। अलिशिया मान जाती है। वो पेंटी फेंकता है और वो उठा करके लाती है। इलिया कहता है कि ऐसे नहीं, तुम्हें पेंटी को अपने मुंह में दबा करके लाना पड़ेगा, कुत्ते हाथ से चीजों को नहीं उठा
उठाते। वो दोबारा पेंटी को फेंकता है दूर। तब फिर से अलिशिया जाती है रेंगती हुई और अपने मुंह से पेंटी को उठा करके लाती है। इलिया कहता है कि ठीक है और वो अपना फोन दे देता है अलिशिया को। वो तुरंत कनेक्ट करती है बगल से मदद बुलाने के लिए, मगर दूसरी तरफ जो आदमी है वो अंग्रेजी नहीं बोलता, वो अपनी भाषा में बात कर रहा होता है और अलिशिया को वो भाषा नहीं आती। तब वो दोबारा इलिया से मदद मांगती है। इलिया कहता है कि रूल वही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो फ्री में नहीं करूंगा। ये दोनों अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस आदमी से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ डील कैसे करें। इलिया कहता है कि हम एक और गेम खेलेंगे। जब भी मैं उस आदमी से बात करके उसके वर्ड्स को ट्रांसलेट करूंगा, हर एक वर्ड पर तुम अपने एक कपड़े को उतारोगी। इन बातों को सुनने के बाद अलिशिया गुस्सा हो जाती है और खुद जाकर के खुदाई करना शुरू कर देती है। तब उसके पास इलाया जाता है और कहता है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा दोस्त सरजी बार बार कॉल कर रहा है, तो तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इन बातों को सुनने के बाद अलिशिया मान जाती है। वो फोन को कनेक्ट करता है और ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है। एक एक करके अलिशिया कपड़े उतार रही है। तभी बीच में क्रिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद इलिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार वो बंदूक तान देता है अलिशिया पे। तब क्रिस उसे गालियां बकता है। इस चीज को देखने के बाद वो क्रिस पे बंदूक तानता है। तब अलिशिया यहाँ से भागने लगती है। इलिया अपने कुत्ते को कहता है कि वो अलिशिया का पीछा करे। वो क्रिस को कहता है कि तुमने सब कुछ खराब किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो भी भागने लगता है अलिशिया के पीछे। तभी क्रिस देखता है कि इस आदमी की बंदूक नीचे ही पड़ी है। वो अपने बेल्ट को निकालता है और बेल्ट की मदद से बंदूक को खींच करके उठा लेता है। उसने अब बंदूक को उस तरफ पॉइंट कर रखा है जहाँ से अलिशिया गई थी। तभी हम देखते हैं कि इलिया ने अलिशिया को पकड़ लिया है और लेकर के आ रहा है एक हॉस्टेज की तरफ। अब क्रिस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, वो गोली भी नहीं चला सकता क्योंकि इलिया ने अलिशिया को सामने करके रखा हुआ है और वो बार बार क्रिस को कहता है कि अपनी बंदूक फेंको। इलिया के हाथ में एक चाकू है जिससे वो काटना शुरू कर देता है अलिशिया को। अलिशिया अब दर्द से करा रही है और क्रिस कुछ भी नहीं कर सकता। इलिया समझ चुका है कि ये दोनों बेबस हैं, वो जो चाहे इनके साथ कर सकता है। तब वो अलिशिया को घसीट के लेकर के जाता है बगल वाले गड्ढे में। वो धीरे धीरे करके उसके कपड़े उतारता है और उसका बलात्कार करना शुरू कर देता है। अलिशिया यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाती रहती है मगर उसके मदद के लिए कोई भी नहीं आता। क्रिस इन सारी चीजों को देख रहा है और रो रहा है। वो गोली भी नहीं चला सकता। अलिशिया ऐसे ही चिल्लाती रहती है और हैवान बार बार उसका बलात्कार करता है और इस समय वो अलिशिया को पीटता भी है जब भी वो हिलती डुलती है तब, और अपने चाकू से उसे काटता भी है। एक वक्त के बाद इलिया थक जाता है। तब वो छोड़ता है अलिशिया को। अलिशिया रेंगती हुई आती है बाहर। उसके आने के बाद क्रिस निश्चय करता है कि अब वो गोली चलाएगा उस आदमी पे, मगर वो गोली चलाता उससे पहले उसका कुत्ता झपट जाता है उस पे। तब क्रिस जाकर के गिरता है थोड़ी दूरी पे। वो भी अब बेहोश हो चुका है। उसे सारी चीजें धुंधली नजर आ रही है। धीरे धीरे करके अलिशिया भी उसके पास चली आती है। तभी इलिया आता है बाहर और इन सारे लोगों को कहता है कि यहाँ पर जितने भी लैंडमाइंस हैं वो सारे के सारे नकली हैं, कोई भी फटने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद वो इनकी बाकी चीजों को लेकर के यहाँ से चला जाता है। क्रिस अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है अलिशिया पे जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसके पूरे शरीर पे घाव है। उस दरिंदे ने उसे नोच खाया है। क्रिस ऐसे ही मदद के लिए चिल्लाते रहता है मगर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जैसे जैसे समय बीतता है अलिशिया उसके बाहों में दम तोड़ देती है और क्रिस ऐसे ही रोते रहता है। अलिशिया उसका प्यार थी जिसे अपनी आंखों के सामने उसने मरते हुए देखा है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हम यहाँ के बगल के गाँव का दृश्य देखते हैं। यहीं पर एक औरत है जिसका नाम है तान्या और उसके साथ उसकी बेटी है जिसका नाम है लीका। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। कपड़े सुखाने के बाद ये जैसे ही ऊपर जाते हैं यहाँ पर क्रिस चला आता है और इन दोनों को कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और जीपीएस भी मैं भटक चुका हूँ, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। क्रिस कहता है कि अगर आपके घर में कोई पुराना नक्शा है तो वो मुझे दे दीजिए, उसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तान्या कहती है कि मेरे पास कोई भी नक्शा नहीं है, मगर लीका कहती है कि इंटरनेट से मैं तुम्हें एक नक्शा प्रिंट करके दे सकती हूँ। तब क्रिस चला आता है उनके घर के अंदर। लीका उसे नक्शा देती भी है। नक्शा देखने के बाद वो बहुत खुश है। वो इनसे पूछता है कि क्या बगल में कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं खाना खा सकता हूँ। लीका कहती है कि यहाँ पर अगल बगल में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम हमारे यहाँ खाना खा सकते हो। क्रिस कहता है कि नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद की है। तान्या कहती है कि हमारे घर अच्छा खाना बनता है, आप प्लीज आइए, आपको खाना खिला करके हमें खुशी होगी। तब क्रिस चला जाता है खाना खाने। दूसरी तरफ हम देखते हैं इलिया को जो यहाँ पर मधुमक्खियां पालता है। उसका कुत्ता भौंकने लगता है। तब अपने कुत्ते का पीछा करते हुए पहुंचता है इस घर के पास। यहाँ पर हमें पता लगता है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि इलिया का है। वो जैसे ही एक जूता बाहर देखता है चला आता है अंदर। अंदर आते ही उसकी नजर पड़ती है क्रिस पे। क्रिस को देखने के बाद वो शक पका जाता है। तभी तान्या उसे बताती है कि एक मुसाफिर है, रास्ता भटक गया है, इसे शहर की तरफ जाना है। इलिया कहता है कि मैं इसे शहर की तरफ छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। तान्या कहती है कि कम से कम इसे खाना तो खाने दो। क्रिस खाना खाने लगता है। जब वो दोबारा अपने लिए और खाना मांगता है तब इलिया भड़क करके कहता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्रिस उठ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपना बैग लेकर के चला आता है बाहर। इलिया की हालत खराब है। वो क्रिस को कहता है कि मुझे 15 मिनट दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। क्रिस कहता है कि ठीक है। इतना कहने
के बाद वो गाड़ी लेकर के चला जाता है। इलिया को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो अपने कुत्ते को कहता है कि वो उसकी गाड़ी को फॉलो करे और चला आता है अपने घर के भीतर। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्रिस आता है उसके कुत्ते को घायल हालत में लेकर के और इन सबको कहता है कि पता नहीं ये कैसे हो गया, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। इस चीज को देखने के बाद इलिया भागता हुआ जाता है दूसरे कमरे में और अपने बंदूक को निकालता है। तभी वो देखता है कि क्रिस उसके सामने ही खड़ा है। वो कहता है कि मैंने सारी गोलियां पहले ही निकाल दी थी। इतना कहते ही वो गोली मारता है इलिया के पैर में। इलिया गिर जाता है जमीन पे। तब तानिया और लीका भागते हुए आते हैं बाहर। उसने बंदूक तान करके रखा है इलिया पे। तानिया कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। क्रिस कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो लीका को कहता है कि अपनी माँ को बांध दो और इलिया को भी। ये लोग इलिया को घसीट के लेकर के जाते हैं नीचे। तब क्रिस बैठ जाता है इनके सामने टेबल। फिर लीका को कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, जैसा जैसा इलिया ने इलिशिया के साथ किया था अब क्रिस भी वही कर रहा है लीका के साथ। इलिया उसके सामने गिड़गिड़ाते रहता है कि वो ऐसा ना करे, मगर क्रिस अब पत्थर दिल हो चुका है। वो इलिया की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो लीका को कहता है कि सबसे पहले वो अपनी पैंटी उतारे। फिर वो पैंटी को फेंकता है और उसे कहता है कि रैंक करके जाओ और मुंह से पैंटी को उठा करके लाओ। इलिया उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। तब क्रिस उसे कहता है कि तुम इन सबको बताते क्यों नहीं कि तुमने क्या किया था अलिशिया के साथ। वो इन सबको बताता है कि इस आदमी ने क्या किया। उसने क्रिस के सामने ही कई बार बलात्कार किया अलिशिया का और अब वही काम करेगा लीका के साथ। इन बातों को सुनने के बाद इलिया कहता है कि मैंने सब कुछ दारू के नशे में किया था, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं मैंने भी दारू पी रखी है और मैं भी होश में नहीं हूँ। अब मैं भी वो सारी चीजें करूंगा मगर उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से। इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और सारी गोलियां बाहर फेंक करके सिर्फ एक गोली रखता है और लीका से कहता है कि हम खेलेंगे रशियन रोलेट। जब भी मैं गोली चलाऊंगा और अगर गोली नहीं चली तब तुम कपड़े उतारोगी। इलिया इस चीज को देखने के बाद पागल हो रहा है और तानिया भी। वो 2 बार गोली चलाता है और ऐसे ही कपड़े उतरवाते रहता है। तीसरी बार वो लीका के सर पे बंदूक रखता है और ट्रिगर दबा देता है। इस पर गोली चल जाती है और मौत हो जाती है लीका की। इस चीज को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्रिस परेशान हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता था, खास करके एक लड़की को। अब वो सदमे में चला जाता है और अपनी बंदूक को लेकर के यहीं पे बैठ जाता है कि अब वो क्या करे, वो अपनी जान ले ले या इन दोनों को भी गोली मार दे। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।